फिल्म के शुरुआती सीन्स में हमें दो बहनें को दिखाई जाती हैं, बड़ी बहन एमा और छोटी बहन ड्रू। ये दोनों एक बेहद खूबसूरत लेकिन बिल्कुल वीरान और एकांत चट्टानी इलाके में डाइविंग करने के लिए आए हैं। लेकिन इनके बीच का माहौल किसी ट्रिप जैसा खुशनुमा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जब ये दोनों कार से इस सुनसान जगह की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो कार के अंदर बसा सन्नाटा ही इनके रिश्तों की कड़वाहट को बयां कर देता है। ड्रू बार बार कोई बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, एमा को उसका पसंदीदा गाना बजाने को कहती है, लेकिन एमा बिल्कुल खोई हुई है। वो बेरुखी से खिड़की के बाहर देख रही है। खैर, लोकेशन पर पहुंचकर वो अपनी कार को ऊपर एक ऊंचे पहाड़ी पर लगा देती है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और सारा सामान लेकर नीचे समंदर के किनारे पहुंचती है। किनारे पर वो अपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक्स को एक जगह सुरक्षित रख देती है और अपना सारा सामान तैयार कर रही होती है। तभी ड्रू पूछती है, क्या ये सब लेना जरूरी है? ये समंदर इतना गहरा भी नहीं है। तभी एमा बताती है कि इधर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये हमारे बहुत काम आएंगे। फिर ये दोनों डाइविंग सूट पहनकर पानी के अंदर उतर जाते हैं। जैसे ही दोनों पानी के नीचे जाती हैं, समंदर का नजारा जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रहस्यमयी भी। शुरुआत में दोनों पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब समुद्री जीवों और छोटी मछलियों के झुंड को देखते हैं। ड्रू इसे देखकर खुश होती है और अपनी बहन को इंटरकॉम पर दिखाती है, लेकिन एमा का ध्यान सिर्फ अपने डाइविंग गियर और रास्ते पर है। एमा एक बहुत ही अनुभवी डाइवर है, इसलिए वो ड्रू को लगातार गाइड कर रही है। वे चट्टानों पर एक सफेद रंग की गाइडलाइन रील बांधते हुए आगे बढ़ती हैं, ताकि गुफाओं के इस भूल भुलैया जैसे रास्ते में वो भटक न जाएं। उनके मास्क के अंदर एक स्पेशल इंटरकॉम सिस्टम लगा है, जिससे वो पानी के अंदर भी एक दूसरे की आवाज और सांसें साफ सुन सकते हैं। एमा लगातार ड्रू को टोकती है कि तुम्हारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, खुद को शांत रखो, क्योंकि पैनिक करने से ऑक्सीजन जल्दी खत्म होती है। तंग गुफाओं और संकरी चट्टानों के बीच से होते हुए वो एक एयर पॉकेट तक पहुंचती हैं। अपने टैंक से थोड़ी ऑक्सीजन उस पॉकेट में भरने के बाद दोनों अपने मास्क उतार देते हैं और आराम से बैठकर बात करने लगती हैं। यहीं पर दोनों के बीच का भावनात्मक विवाद बाहर आता है। ड्रू कहती है कि तुम इस ट्रिप को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हो। हर साल मैं तुम्हें बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने से हमारी जिंदगी में जो खालीपन आया है, तुम उसे देखना ही नहीं चाहती। अतीत का यह जख्म हरा होते ही एमा गुस्से में आ जाती है और ड्रू को वहीं छोड़कर अकेले ही वापस ऊपर जाने के लिए निकल पड़ती है। एमा अभी वापस जा ही रही थी कि तभी अचानक पानी के अंदर एक अजीब और डरावनी गड़गड़ाहट गूंजती है। यह कोई मामूली पत्थर गिरना नहीं था, बल्कि पहाड़ी पर एक छोटा भूकंप या लैंडस्लाइड हुआ था। पानी के अंदर अचानक टनों भारी चट्टानें टूटने लगती हैं। देखते ही देखते लाखों छोटे बुलबुले और रेत का ऐसा तूफान उठता है कि पानी के अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। ड्रू चिल्लाती है, एमा तुम कहाँ हो? लेकिन इंटरकॉम पर सिर्फ पत्थरों के टकराने की भयानक आवाजें और मे की एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। ड्रू समझदारी दिखाते हुए तुरंत गुफा की दीवार से चिपक जाती है और खुद को बचा लेती है। जब रेत और धूल शांत होती है तो पूरी गुफा का नक्शा बदल चुका होता है। चारों तरफ अंधेरा था। भूकंप की वजह से कई संकरे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। पैनिक के मारे ड्रू के हाथ से उसकी गाइडलाइन रील भी छूट जाती है, जिससे उसे खुद का रास्ता भटकने का डर सताने लगता है। ड्रू को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वो मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। कई बार उसके पैर पत्थरों में फंसते फंसते बचते हैं। वो खुद को शांत करती है, जैसे तैसे रस्सी ढूंढती है और एमा की लाइट का पीछा करते हुए उस तक पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर ड्रू के पैर तले जमीन खिसक जाती है। एक बहुत बड़े और भारी पत्थर के नीचे एमा की दोनों टांगें बुरी तरह दबी हुई थीं। दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। पानी के दबाव और इंसानी ताकत की सीमा के सामने वो पत्थर चट्टान की तरह अडिग था। एमा तुरंत स्थिति को समझ जाती है और कहती है कि मेरी ऑक्सीजन सिर्फ 20-25 मिनट की है। तुम तुरंत ऊपर जाओ, किनारे पर रखे एक्स्ट्रा टैंक लाओ और कार की डिग्गी में जैक होगा, उसे लेकर आओ, उसी से ये पत्थर उठेगा। लेकिन जाने से पहले अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइमर जरूर लगा लेना। ड्रू बिना वक्त गंवाए सतह की तरफ भागती है, लेकिन यहाँ वो डाइविंग का सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है। वो बिना डिकम्प्रेशन के सीधे सतह पर आ जाती है। जैसे ही ड्रू पानी से अपना सिर बाहर निकालती है, उसे एक भयानक पैनिक अटैक आता है। वो हाँफ रही होती है और चीख रही होती है, लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचती है तो मुसीबतें उसका रास्ता रोके खड़ी थीं। ऊपर पहाड़ी से जो पत्थर गिरे थे, उन्होंने किनारे पर रखे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक्स और उनके मोबाइल फोनों को पूरी तरह मलबे के नीचे दबोच लिया था। ड्रू पागलों की तरह अपने हाथों से उन भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी उंगलियां छिल जाती हैं और खून बहने लगता है। वो पत्थरों के बीच दबे फोन को निकालने की कोशिश में अपना एक नाखून भी चोटिल कर लेती है। ऊपर से वो टाइमर लगाना भी भूल गई थी, जिससे उसके कई कीमती मिनट यूं
यूं ही जाया हो जाते हैं। अब वो हांफते हुए पहाड़ी पर खड़ी कार की तरफ दौड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा रुकावट अभी बाकी था। कार की चाबी नीचे पानी एमा के पास ही रह गई थी। ड्रू गुस्से और बेबसी में एक भारी पत्थर उठाती है और कार की खिड़की का शीशा चकनाचूर कर देती है। वो अंदर घुसती है और बैक सीट से 2 ऑक्सीजन टैंक तो निकाल लेती है, लेकिन जब वो डैशबोर्ड पर लगे डिग्गी खोलने के बटन को दबाती है तो डिग्गी नहीं खुलती। आधुनिक कारों में सुरक्षा के लिहाज से अगर चाबी पास न हो या कार पूरी तरह अनलॉक न हो तो डिग्गी का इलेक्ट्रॉनिक लॉक काम नहीं करता। ड्रू कार के अंदर बैठकर सिर पकड़ लेती है। बिना जैक के वो अपनी बहन को कैसे बचाएगी, ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है। वो कार के ग्लव बॉक्स को भी खोलती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई टूल मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। ड्रू दोनों नए ऑक्सीजन टैंक्स को उठाती है और नीचे की तरफ दौड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से जल्दबाजी में एक टैंक उसके हाथ से छूटकर पहाड़ी की ढलान से लुढ़कते हुए पत्थरों के बीच गहराई में गिर जाता है। उसे वहीं छोड़कर वो नीचे पहुंचती है और अपना डाइविंग गियर पहनने लगती है। तभी उसे समंदर में थोड़ी दूरी पर एक टूरिस्ट बोट दिखाई देती है। अब ड्रू के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। वो बोट की तरफ हाथ हिलाकर चिल्लाने लगती है, सीटी बजाने की कोशिश करती है। अगर बोट वाले ने उसे देख लिया तो जरूर मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर उसने नहीं देखा तो जो समय बर्बाद होगा उसमें एमा तड़प तड़प कर मर जाएगी। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था, इसलिए ड्रू बोट की उम्मीद छोड़ती है और पानी में कूद जाती है। यहाँ फिल्म का एक बहुत ही डरावना और साइकोलॉजिकल सीन आता है जो पहले मिस हो गया था। जब एमा पानी के नीचे अकेले फंसी हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी और अकेलेपन के कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे पानी के अंधेरे में अपने डैड का साया दिखाई देता है, जैसे वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसका पैनिक और बढ़ जाता है, जिससे उसकी बची कुची ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होने लगती है। उधर पानी में कूदते ही ड्रू के हाथ से दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी छूटकर समंदर की गहराई में कहीं गिर जाता है। स्थिति अब इतनी बदतर हो चुकी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। किनारे वाले टैंक मलबे में दबे थे, एक टैंक पहाड़ी पर गिर गया और आखिरी टैंक पानी की गहराई में खो गया। अगर ड्रू को वो टैंक नहीं मिला तो एमा के साथ साथ वो खुद भी बिना हवा के मर जाएगी। इस मानसिक दबाव और अपराध बोध के बीच नीचे फंसी एमा की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है। एमा पानी के अंदर अपनी सांस रोककर घुटते हुए सिर्फ अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है। ठीक आखिरी सेकंड्स में ड्रू वहां पहुंचती है और अपने मास्क से एमा को ऑक्सीजन देती है, लेकिन ड्रू का अपना टैंक भी खाली होने की कगार पर था। अब ड्रू एक ऐसा आत्मघाती फैसला लेती है जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो अपना खुद का ऑक्सीजन टैंक एमा को सौंप देती है और खुद फ्री डाइव करते हुए उस गिरे हुए टैंक को खोजने गहराई में उतर जाती है। ड्रू के जाने के बाद एमा देखती है कि जो टैंक ड्रू उसे देकर गई है उसका पाइप लीक हो रहा है और उसमें से हवा के बुलबुले निकल रहे हैं। उधर बिना ऑक्सीजन के ड्रू पानी की तली को छान रही होती है। आखिरकार उसे वो टैंक मिल तो जाता है, लेकिन अंधेरे और पैनिक की वजह से वो वापस जाने का रास्ता भूलने लगती है। फेफड़े फट रहे थे, लेकिन अपनी आखिरी ताकत समेटकर वो एमा के पास पहुंचती है और नया टैंक कनेक्ट करती है। ड्रू एमा को बताती है कि जैक नहीं मिला, लेकिन नक्शे पर एक मील दूर एक पुराना घर है, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। एमा उसे मना करती है कि समय नहीं है, तुम वापस ऊपर जाओ और कार की डिग्गी को किसी भी तरह तोड़ो। ड्रू दोबारा ऊपर जाती है, लेकिन वो फिर से डिकम्प्रेशन के नियमों को तोड़कर सीधे सतह पर आती है। इस बार उसकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसे उल्टियां होने लगती हैं और उसके कानों और नाक से खून बहने लगता है, लेकिन अपनी जान की फिक्र किए बिना वो भागकर उस घर तक पहुंचती है। यहाँ फिल्म में एक और बारीक सीन है। जब वो उस पुराने सुनसान चर्च के पास पहुंचती है तो वहाँ एक कुत्ता भौंक रहा होता है। ड्रू को लगता है कि आसपास कोई इंसान होगा। वो चिल्लाती है हेल्प, कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो घर असल में एक खाली पड़ा चर्च था जिसका दरवाजा बंद था। ड्रू खिड़की के नीचे एक पुराना स्कूटर लगाती है, शीशा तोड़ती है और अंदर घुस जाती है। अंदर उसे पीने के लिए थोड़ा जूस मिलता है जिससे उसके शरीर में थोड़ी एनर्जी आती है। वो अपनी फटी हुई उंगलियों पर टेप लपेटती है। वहीं उसे एक हथौड़ा और मार्कर मिलता है। वो मार्कर से नक्शे पर अपनी लोकेशन लिखती है कि हमें मदद चाहिए और उसे दरवाजे पर रख देती है ताकि कोई आए तो देख सके, और हथौड़ा लेकर वापस कार की तरफ दौड़ती है। उधर पानी के नीचे एमा अकेलेपन और अंधेरे में अपने अतीत के साय से लड़ रही थी। यहाँ हमें उनकी पूरी बैक स्टोरी का असली सच समझ आता है। सालों पहले जब उनके डैड उन्हें डाइविंग सिखाते थे, तब एक दिन एमा का पानी में जाने का मन नहीं था। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन ड्रू के जिद करने पर उसके डैड सबको डाइविंग के लिए ले गए और उसी दिन एक भयानक हादसे में उनके पिता की डूबकर मौत हो गई। मे इस बात के लिए वो खुद को और ड्रू को जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि ड्रू सबकी लाडली थी, इसलिए उसकी बात मानी गई और डैड चले गए। इसी गिल्ट की वजह से वो अपनी फैमिली से नफरत करने लगी थी और दूर भाग रही थी। लेकिन आज उसी छोटी बहन को अपनी जान दांव पर लगाते देख एमा की आंखों में पानी के अंदर ही आंसू आ जाते हैं। इधर ड्रू कार के पास पहुंचकर गुस्से और हताशा में हथौड़े से कार की डिग्गी पर वार करती है, लेकिन वो नहीं खुलती। तभी ड्रू के दिमाग
में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। वो कार का गियर न्यूट्रल करती है और उसे धक्का देकर सीधे क्लिफ से नीचे समंदर में गिरा देती है। कार नीचे चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाती है और उसकी डिग्गी खुल जाती है। ड्रू भागकर मलबे के पास पहुंचती है, लेकिन वहां कोई जैक नहीं था। वहां सिर्फ एक फर्स्ट एड किट और एक टायर पंक्चर रिपेयर स्प्रे था। निराशा इतनी थी कि ड्रू का रोने का मन करता है, लेकिन वो पास में लगा एक लोहे का साइन बोर्ड उखाड़ती है और उस स्प्रे को लेकर तीसरी बार पानी के नीचे जाती है। एमा के पास पहुंचकर ड्रू उस लोहे का पोल पत्थर के नीचे फंसाती है। यहाँ फिल्म का एक और बहुत ही स्ट्रेसफुल सीन है। जब दोनों पोल पर वजन डालती हैं, तो पोल अचानक फिसल जाता है और एमा के हाथ पर दोबारा चोट लगती है। वो दर्द से कराह उठती है। इसी बीच ड्रू को एक और झटका लगता है। जो टैंक पहाड़ी से गिरा था, उसका वॉल्व फ्री हो चुका था और उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी। अब ड्रू के दिमाग में फिल्म का सबसे जीनियस सर्वाइवल हैक आता है। वो अपनी बीसीडी को निकालती है और उसे उस भारी पत्थर के नीचे फंसा देती है। फिर एमा के टैंक की बची हुई हवा को उस जैकेट में भरना शुरू करती है, लेकिन डाइविंग जैकेट का सेफ्टी वॉल्व एक लिमिट के बाद हवा को बाहर फेंकने लगता है ताकि जैकेट फटे नहीं, जिसकी वजह से पत्थर सिर्फ कुछ इंच ही ऊपर उठता है। ड्रू तुरंत ऊपर जाती है और वो टायर पंक्चर स्प्रे लेकर नीचे आती है। इस स्प्रे के अंदर एक खास लिक्विड ग्लू होता है जो टायर के छेद को सील करता है। ड्रू उस स्प्रे को जैकेट के सेफ्टी वाल्व के अंदर डाल देती है। वो केमिकल वाल्व के अंदर जाकर जम जाता है और सेफ्टी वाल्व को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। अब जब वो दोबारा टैंक से हवा भरती है, तो जैकेट से हवा बाहर नहीं निकलती और वो गुब्बारे की तरह फूलती चली जाती है। जैकेट के दबाव से वो भारी भरकम पत्थर ऊपर उठ जाता है। एमा और ड्रू मिलकर अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाती हैं और आखिरकार एमा का पैर उस पत्थर के नीचे से बाहर निकल आता है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल मोड अभी बाकी था। लगातार 3 बार बिना सेफ्टी के ऊपर नीचे होने के कारण ड्रू की बॉडी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी और वो पानी के अंदर ही बेहोश होने लगती है। एमा उसे लेकर सीधे सतह पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि डीकम्प्रेशन न मिलने के कारण ड्रू तुरंत मर जाती। एमा ड्रू को लेकर उसी शुरुआती एयर पॉकेट में पहुंचती है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। एमा एक लंबी सांस लेती है, वापस नीचे जाती है और उस खराब वॉल्व वाले टैंक को उठाकर लाती है। वो एक भारी पत्थर से मार कर उस टैंक का वॉल्व पूरी तरह तोड़ देती है, जिससे सारी बची हुई ऑक्सीजन उस गुफा में भर जाती है। लेकिन जब एमा ऊपर आती है, तो देखती है कि ड्रू बेजान पड़ी है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं। एमा पानी के अंदर ही ड्रू को सीपीआर देना शुरू करती है। वो थक रही थी, रो रही थी, लेकिन उसने ड्रू से हार न मानना सीख लिया था। वो लगातार कोशिश करती रहती है और आखिरकार ड्रू एक गहरी सांस लेकर आंखें खोल देती है। दोनों बहनें कुछ देर वहीं रुकती हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मल होने देती हैं और फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर समंदर की सतह पर वापस आ जाती हैं। ये सिर्फ पानी से बाहर आना नहीं था, बल्कि उनके बीच के सालों पुराने गिल्ट और नफरत का अंत था।